नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसको लेकर सभी विद्यार्थी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में एग्ज़ाम फोबिया भी कहा जाता है। एग्ज़ाम फोबिया हो जाने पर विद्यार्थी तनाव की स्थिति में आ जाता है। अजीब अजीब और गरीब थोड़ी हरकतें उसकी हो जाती हैं। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मंडलीय मनोवैज्ञानिक रीना तोमर जी, जिनसे न्यूज़ 20 के बेहद खास कार्यक्रम में आज हम उनसे एग्जाम फोबिया के ऊपर खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि विद्यार्थी एग्जाम फोबिया से किस तरह से अपने आप को दूर रख सकता है, किस तरह से वो अपने एग्जाम को और अच्छे से उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं रीना मैम से। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 20 चैनल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सबसे पहले मैम मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं मंड्य मनोविज्ञान केंद्र की मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा नाम है रीना तोमर। मैं पिछले 3 वर्षों से मुरादाबाद मंडल में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं उन पर काम कर रही हूँ। साइकोलॉजिकली उनका लाइफ स्किल्स, एग्ज़ाम फोबिया, करियर काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्रेशन, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों की, उन पर मैं काम कर रही हूँ मैम। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम फोबिया की क्या डेफिनेशन? मैम, अगर हम फोबिया को कहें, दैट इज़ अनरियलिस्टिक फियर, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चा अपने ही कुछ सरकमस्टांसेस होते हैं जिनसे बच्चा एक डर को पैदा कर लेता है अपने अंदर। अपने आसपास का एनवायरनमेंट, एक उसकी जो कंडीशनिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि एग्ज़ाम उसके लिए डर बन जाता है। डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन वो ऐसा डर पैदा कर लेता है। कभी कभार पेरेंट्स की जो उससे आशाएं हैं, और कभी उसका लाइफ स्टाइल, टाइम से पढ़ाई ना करना, उसके लाइफ इस गोल्स जो भी हैं, उसने जो भी बना रखे हैं, साथ साथ में बच्चा पैरेलल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करता है, और वो सारी चीज़ें मिलकर उसके अंदर एक कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा कर देती हैं, जिससे बच्चा उनसे निपटने की बजाय बच्चा उनसे डरना शुरू कर देता है। अच्छा, एग्ज़ाम फोबिया हो जाने पर किस तरह की लक्षण विद्यार्थी में देखने को मिलते हैं और किस तरह से वो अपने आप को उससे दूर रख सकता है? ओके, इसमें मैम बच्चों को जैसे परीक्षा के दिनों में भय इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका बुखार आ गया, उसको पेट दर्द की शिकायत है, उसको बॉडी में कहीं भी दर्द होना शुरू हो जाएगा, एक्सेस में पसीना आना, उसका पढ़ाई में मन ना लगना, स्ट्रेस और एंजाइटी उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि बच्चा अपना डे टू डे जो उसका रूटीन है उसको भी करना नहीं चाहता। बच्चा किसी से बात भी नहीं करना चाहता, वो अकेला रहना चाहता है, और उसके मन में कभी कभी जब एक्सेसिव फोबिया बढ़ जाता है तो बच्चा डिनाइल मोड में आ जाता है कि अब मुझे परीक्षा भी नहीं देनी है। इस प्रकार के लक्षण बच्चे में देखने को मिलते हैं। अपने आप को वो इससे किस तरह से दूर रख सकता ओके मैम, अगर इसकी विस्तार से बात की जाए तो बच्चा एक स्ट्रेटजी प्लान करे। पहले वो ये फाइंड आउट करे कि क्या मुझे डर लग रहा है वास्तव में, ये एग्ज़ाम फोबिया है या एक नॉर्मल डर है। स्ट्रेस नॉर्मल है, एक स्ट्रेस जो हमें मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा, जब डर इतना बढ़ जाए, एक्सेस में स्ट्रेस बढ़ जाए, तब बच्चा फोबिया में कन्वर्ट हो जाती हैं ये चीज़ें, और बच्चा उससे पीछे कदम खींचने लगता है डर की स्थिति में। तो इस स्थिति में बच्चा ये कोशिश करे, वो पहचाने क्या उसको एग्ज़ाम फोबिया है। दूसरी चीज़, बच्चा वो रीज़न ढूंढने की कोशिश करे उसको किस विषय में डर लग रहा है, या उसके पेरेंट्स तो उसके डर का कारण नहीं है, या उसने पूर्व में जो पढ़ाई नहीं की उसके डर का कारण है। वो ये सारी चीज़ें सोचे और उसके बाद वो डिसाइड करे कि क्या उसे एग्ज़ाम फोबिया वाली कंडीशन वास्तव में है या नहीं है। अच्छा, बच्चे ने पूरे वर्ष जो है अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन अब एग्ज़ाम टाइम में 5 से 10 दिन उसके बीच में बचे हैं। उस टाइम को वो कैसे उसका सदुपयोग करे, कैसे उसका टाइम टेबल जो है वो बनाए उन दिनों तक? ओके मैम, इस स्थिति में क्या करें बच्चे। सबसे पहले बच्चे नया सब्जेक्ट या नया कोई भी टॉपिक ना लें जो उसने पूर्व में पढ़ा है, जिसको वो पहले 2-3 बार रिवाइज कर चुका है, उसी की पुनरावृत्ति करें। कोशिश करें कि वो लिख कर याद करें। लिख कर याद करने के साथ वो 2-3-4 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट बना ले अपने, और मॉक टेस्ट दे वो। ऐसे में जब बच्चा डर रहा है तो वो एक चीज़ और कर सकता है, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले, अगर उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो।
वो अपने पेरेंट्स की मदद से डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, जहाँ उसको डर, हर सब्जेक्ट से उसको डर नहीं लग रहा है, डर उसको उस सब्जेक्ट में लग रहा है जहाँ उसकी तैयारी कम है या जो उसके लिए डिफ़िकल्ट है, उस स्थिति में क्या करे, वो पेरेंट्स की हेल्प ले, अपना एक पीयर ग्रुप जो उसका बना होता है स्कूल में, जिसके साथ वो बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा होता है, उस ग्रुप की मदद ले, या अपने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो उसके टीचर हैं, उनकी मदद बच्चा ले सकता है। मैम लेकिन कहा जाता है कि जब एग्ज़ाम के टाइम जो 5 से 10 दिन का टाइम होता है उसमें थोड़ा बच्चे को रिलैक्स लेना चाहिए। वैसे तो रिवीजन का टाइम होता है लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिलैक्स ज़रूर करना चाहिए, तो इस पर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैम, अगर हम बच्चे को इस टाइम पे बोलेंगे कि वो रिलैक्स करे, रिलैक्स करके पढ़ाई करे, तो ये एक बेईमानी सी होगी। आपको पता है बच्चा प्रिपेयर है एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंस है, ऐसे में उसको आराम वाली स्थिति उसके सामने लाने का मतलब होगा, अगर बच्चा समझदार है तो वो उसको उस तरीके से लेगा कि हाँ मुझे रिलैक्स करते हुए पढ़ाई करनी है। लेकिन बच्चा अगर लेथार्जिक है, पढ़ना ही नहीं चाहता, जिसको मोटिवेट किया गया है, अगर उसको आराम से करने के लिए बोला जाए कि हाँ आप आराम आराम से पढ़ाई करिए, सब हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है बच्चा फिर आराम को ही परस्यू कर ले। तो बच्चे को ये समझने की कोशिश करनी है कि ये एग्ज़ाम है। मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में, अपनी हर सेमिनार में मैंने बोला है बच्चों को कि एग्ज़ाम को आप उत्सव की तरीके से लें। आपने वर्ष भर जो भी पढ़ाई की है, आपका जो भी फॉर्मेट रहा है, जो भी आपने लर्निंग टीचिंग मेथड से जो भी आपने सीखा है, सिर्फ आपको उसको रिवाइज करना है। उसकी एक परीक्षा है कि आपने कितना सीखा है। अगर बच्चा ये मान के चलेगा कि ये मेरा जो सीखा हुआ है उसका आउटपुट निकल के आना है कि मैंने कितना सीखा है, तो उसको कभी भी फोबिया नहीं होगा। अगर उसने मान लिया कि मुझे तो ये वाला परसेंटेज लेके आना है, उसका जो मोटिव है सिर्फ परसेंटेज है, तो डेफिनेटली जो उसकी परसेंटेज का जो मोटिव और जो उसने टारगेट डिसाइड किया है, वो उसको उस तरफ लेके जाएंगे जहाँ उसके अंदर भय की स्थिति होगी। और हमेशा भय की स्थिति, आप चाहे एग्ज़ाम लीजिए, चाहे आप सर्विसेज के लिए जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, इवन हम डे टू डे लाइफ में भी, अगर हमारे सामने टारगेट रख दिया जाता है, तब हमारे अंदर भय की स्थिति उपस्थित हो जाती है। टारगेट सिर्फ इतना रखें कि मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मुझे मैंने जो सीखा है मुझे सिर्फ उसका आउटपुट निकालना है। बिल्कुल भी परसेंटेज को सामने रख के ना चलें कि ये मेरी परसेंटेज है, ये मेरी लाइफ लाइन हो गई, ये मेरी परसेंटेज है, ये मेरा क्राइटेरिया है और मुझे इतना लाना है। वो टारगेट वो फिक्स ना करे। टारगेट फिक्स करे, टॉपिक कितना पढ़ना है, कितना आराम से पढ़ना है, जीवन के मेरे लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, लाइफ की मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर वो उनको सामने रख के चलेगा तो एग्ज़ाम फोबिया वाली कंडीशन मुश्किल है आनी। लेकिन कुछ विद्यार्थी तो उनका कहना ये होता है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जैसे 1 घंटे हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 2 घंटे हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन उस टाइम टेबल में वो अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या जो भी टॉपिक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ओके मैम, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। सपोज़ करिए आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको 2 से 3 घंटे बैठने की हैबिट है। आप एग्ज़ाम दिनों में सोच रहे हैं कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ लूँ, तो ये असंभव है। आपकी एक साइकोलॉजिकल कैपेसिटी होती है, आपकी एक बायोलॉजिकल कैपेसिटी होती है। आप उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बैठ के पढ़ पाएंगे, ठीक है। आप रातों रात 2 से 12 घंटे पे पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप ऐसा कर भी लेंगे तो आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। आपकी बॉडी तैयार नहीं होगी, आपका माइंड तैयार नहीं होगा। तो जब भी आप पढ़ाई के लिए घंटे बढ़ाने की कोशिश करें, आप मान के चल रहे हो कि मैं घंटों में टाइम को इस तरीके से मैनेज करूं कि मैं ओवरनाइट बैठ के पढूं या मैं इतने घंटे बैठ के पढूं, तो आप अपनी कैपेसिटी भी देख लीजिए कि आप बैठ के पढ़ पाएंगे, क्या आप जितना पढ़ेंगे क्या उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैम, यहाँ पर आप घंटे डिसाइड ना करके आप सिर्फ ये समझ कर चलें कि मैंने जो पढ़ा है सिर्फ मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, उसको रिकॉल कर रहा हूँ, उसको रिवाइज कर रहा हूँ, उसके मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान दें बजाय कि घंटों में उसको बांधने के। कुछ विद्यार्थियों की आगे ये समस्या भी आती है, जैसे अब कम टाइम बचा हुआ है तो उसमें जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको वो थोड़ा साइड रख के जो और सब्जेक्ट होते हैं उनकी तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब फेवरेट सब्जेक्ट की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अब हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं या हमारे दिमाग से निकल रहा है, हम भूल रहे हैं। अगर वो रिविज़न करते हैं तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? ओके मैम, देखिए कोई भी सब्जेक्ट ठीक है, बच्चों के फेवरेट भी होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चों को जहाँ डर भी लगता है, डिफ़िकल्ट भी लगते हैं उनको, और वहाँ इंटरेस्ट भी कम नहीं होता। पहले से सुनिश्चित कर लें सभी विषयों को
उतना टाइम दें जितनी आपकी कैपेसिटी है। आपका अगर पसंदीदा सब्जेक्ट है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इट मीन्स आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, तो उसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करो। जहाँ आपको लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, या वो सब्जेक्ट आपको डराने वाला है, या वो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो उस स्थिति में क्या करें, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का वो पोर्शन, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, उसकी एक ऐसा तैयार करें, एक ऐसा पैनल सा बना के चलें इन क्वेश्चंस का कि एटलीस्ट आप अच्छे नंबर से तो पास हो जाएं। पहले आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिर आप डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़े, बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जो इंटरेस्टिंग है उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चूँकि जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग नहीं है, आपका लेस इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, जहाँ आपको डर की स्थिति लग रही है, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिकली तैयारी करनी है कि मैं यहाँ क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, अब विद्यार्थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, किस तरह से वो अपने पेपर्स को सॉल्व करें? ओके, सीबीएसई ने भी और सभी यूपी बोर्ड ने भी, सभी बोर्ड ने लगभग 10-15 मिनट का समय बच्चों को दिया हुआ है कि वो उसमें पूरे प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न पत्र को पढ़ें। ठीक है, मैं मान के चलती हूँ, ठीक है, अब आप पढ़िए पूरा प्रश्न पत्र, लेकिन प्रश्न पत्र पढ़ने के साथ ही सपोज करिए आपको एक आध क्वेश्चन नहीं आता वहाँ पर, है ना, तो आप उसे डरे ना। पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप आराम से उनको करिए, कोशिश करिए जैसे आपने पढ़ने में स्ट्रेटजी फॉलो की है कि आपने पहले मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स आपने किया है, सिमिलरली ये क्वेश्चन में भी आप पैटर्न फॉलो करें। पहले आप इन सारी चीज़ों को करें, शॉर्ट क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसा करते करते बच्चे एक तरीके से कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं एग्ज़ाम में। जब वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं तब वो बड़े क्वेश्चन आसानी से शॉर्ट आउट कर पाते हैं मैम। अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद की जो कंडीशन होती है उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थकान सी फील होती है और बहुत ज़्यादा बोरिंग डेल हमें लगने लगता है, तो क्या आप बच्चों को कहना चाहोगे? मैम मैं इसमें यही कहना चाहूँगी, एग्ज़ाम के दिन से हम शुरू करते हैं। बच्चों का कम्युनिकेशन होता है एग्ज़ाम वाले दिनों में, लाइक आप कितना पढ़ के आए हो, कितना देर तक पढ़े हो, है ना, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, और मैं अच्छा परफॉर्म ही करूँगी। और दूसरों से तुलना ना करें कि आप कितना पढ़ के आए। हो सकता है वो आपसे 2-3 घंटे ज़्यादा पढ़ा हो, लेकिन आपका पढ़ा हुआ उससे ज़्यादा बेस्ट हो, क्योंकि आपने पूर्व में उसके कई बार रिवीजन किया है। दूसरी चीज़ मैम, एग्ज़ाम में बच्चे क्या गलती करते हैं, अमूमन ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो जो अपना परफॉर्मेंस मार्क करके आएंगे, आते ही वो क्या करते हैं, कॉपी में किताब में चेक करना शुरू कर देते हैं। होता यह है कि चेक करने के प्रोसेस में अगर दुर्भाग्य से उनके 2-3 सवाल या कुछ सवाल, 1-2 सवाल भी गलत है, तो उनका नेक्स्ट डे अफेक्टेड हो जाता है। आपने जो गलती कर ली या हो गई, आप उसमें सुधार नहीं कर सकते, लेकिन आप आने वाले एग्ज़ाम्स को ख़राब करने के चांसेस, आपके माइंड में बार बार ये बात रिपीट होती रहेगी कि मैंने इतना नंबर का लॉस कर दिया, तो वो आपका आने वाला परफॉर्मेंस भी ख़राब करेगा। तो एग्ज़ाम आपने कर दिया, पेपर को शांति से रख दीजिए, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपका हो गया ठीक है। आप कोशिश करें कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कुछ फैमिलीज़ की शिकायत भी रहती है कि एग्ज़ाम की वजह से उनके परिवार में थोड़ा तनाव की स्थिति हो जाती है या माहौल चेंज हो जाता है, उसको लेकर आप परिवार के लोगों से या परिवार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, बस उस उत्सव की तरह लें हमेशा। जैसे हमारे घर में एक फेस्टिव सा सीजन होता है ना, जैसे दिवाली है, होली है, नवरात्रे हैं, है ना, ईद है, या कोई भी क्रिसमस है, तो हम क्या करते हैं, क्रिसमस से काफ़ी दिन पहले अपने घर में तैयारियां शुरू कर देते हैं, दिवाली से पहले भी। सिमिलरली बिल्कुल उत्सव का माहौल रखिए, हल्का फुल्का भोजन बनाइए, घर में टीवी, मोबाइल या जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनको स्टॉप करने की कोशिश करें कि घर में वैसा माहौल जनरेट ना हो ताकि हमारे बच्चों को डिस्टर्ब हो। बच्चे के खान पान का ध्यान रखें, बार बार उनसे फीडबैक लें कि तैयारी अच्छी है, उनको मोटिवेट करें और उनको ये बताएं कि जो आपने पढ़ा है उसका परफॉर्मेंस ही है और कुछ भी नहीं है। उनको रिलैक्स करने की कोशिश करें, बजाय ये कहने कि सामने वाले का बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है, ओवरनाइट पढ़ा है। तो ऐसे चैलेंजेस, और लाइक ये आपने 10th में 80 अचीव किया तो 90 आपको 12th में अचीव करना है, ये सारी बातें ना करके आप बच्चे को मोटिवेट करें और पूछें आपको कहाँ डिफ़िकल्टी फील हुई है। उसको बैठ के ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें।
अभिभावकों का व्यवहार किस तरह का रहना है बच्चों के लिए? नॉर्मल रखें जैसा आम दिनों में रखते हैं। और जब बच्चा थोड़ा सा पढ़ के थक जाए, कोशिश करें 10-15 मिनट के लिए उसके साथ बाहर टहलें और उसको रिफ़्रेश महसूस होगा। सिंपल, घर में बहुत ज़्यादा इजी माहौल रखना है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये भी था, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, जॉब के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई को लेकर के चलते हैं। अब उनका लक्ष्य होता है 90% लाने का, लेकिन उसके बावजूद जॉब के साथ साथ उसकी उनकी तैयारियां कम हो जाती हैं। अब वो उस लक्ष्य को किस तरह से वो पाए 90% को? ओके, देखिए काजल मैम, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी, 90% लाइफ नहीं है। लाइफ आज है कॉम्पिटिटिव एरा। आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, और कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आपके बेसिक अच्छे होने चाहिए, आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये बात बच्चों को समझनी होगी कि हमारा जो लक्ष्य है वो 90-85 नहीं हो सकता। हमारा लक्ष्य है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना आता है, क्या हमने उसको आत्मसात कर लिया है, क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। क्योंकि आपको नौकरी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे मिलेगी। आपको रिटन टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको किसी भी एमबीबीएस में, आपको लॉ में जाना है, एमबीबीएस में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। आई थिंक मेरिट बेस तो बहुत ना के बराबर जगह है जहाँ आपका मेरिट के हिसाब से एडमिशन होगा। तो आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस क्वालिफाई करके, वो तभी संभव है जब आपकी फैक्चुअल नॉलेज होगी अच्छी। तो फैक्चुअल नॉलेज को अच्छा करें, परसेंटेज आती है तो अच्छा है, नहीं तो कोई नहीं। जैसा कि मैम आप जानती हैं कि पिछले 2 वर्षों की बात ही, कोरोना से अपना देश और दुनिया पूरी जूझ रही थी, जहां कहीं ना कहीं देखा गया कि शिक्षा का स्तर भी नीचे हुआ। तो बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी को छोड़ के कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ गए और अपनी सेल्फ स्टडी को उन्होंने साइड में रख दिया। क्या उनको सजेशन देना चाहोगे? ओके मैम, ये बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत भी होती है, कंसर्न भी होता है कि इन 2 सालों में या 3 सालों में बच्चों ने मोबाइल का एक्सेस यूज़ किया है, ठीक है ना। सो मैं यही कहना चाहूँगी, बच्चे मोबाइल यूज़ करते थे, आपने अब देखना शुरू किया है, नंबर 1। दूसरी बात, अधिकांश बच्चे मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई की है उन्होंने, जहाँ एक टीचर्स का और एक स्टूडेंट का जो आई कांटेक्ट है, जो एक अपीयरेंस होती है सामने आमने बैठ के पढ़ने की, हाँ वो कम हुई है। जहाँ तहाँ बच्चे ने अपना सिलेबस पूरा किया है। ये मैं मान के चलती हूँ कि इन 2-3 सालों में शिक्षा का स्तर नहीं गिरा है, बच्चों को कम मिला है। जितना उनको मिलना चाहिए था सीखने का मौका, उससे थोड़ा कम मिला है। लेकिन यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे अवसर भी देखे हैं। बच्चों ने यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को खोजा है, बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस को देखा है, तो अलग अलग माध्यम से बच्चों ने अच्छा भी सीखा है ना। दूसरी चीज़, मैं ये पाती हूँ व्यक्तिगत तौर पे भी, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं जहाँ आईआईटी पीएमटी की तैयारी बच्चे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा 8वीं 9वीं के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को काफ़ी फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, बजाय अपने स्कूल में जाने के। तो ये कहीं ना कहीं ये नीड ऑफ द एरा भी है, समय की डिमांड है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चा 12th के साथ साथ, स्कूलिंग के साथ साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करे, बजाय स्कूल छोड़ के सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे फोकस करने के। स्कूल आपको इमोशनल क्वेश्चन आपकी अच्छा करता है, आपको एडजस्ट करना सिखाता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चूँकि आप बचपन से उन टीचर्स के साथ जुड़े हुए होते हो, तो उनके साथ आपका एक अलग इमोशनल अटैचमेंट होता है। वो आपको जानते हैं, आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको डील करना जानते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को चुन के कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हो। तो कोशिश करें कि पढ़ाई के साथ साथ आप उसको कंटिन्यू करें, पार्ट टाइम के तरीके से आप उसको लेके चले, बजाय उसके कि आपने स्कूलिंग छोड़ के आप पूरा फोकस कोचिंग पे है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ स्कूल में बहुत अच्छे लेवल पे आपकी फैक्चुअल नॉलेज को बहुत अच्छा कर दिया जाता है। मैम, जैसे भी आपने कहा कि बच्चे ने इस टाइम में, कोरोना के टाइम में, जैसे बच्चे यूट्यूब से जुड़े या और भी सोशल साइट से जुड़े, तो इसमें अब बच्चे अपना भविष्य कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं, कैसे अपने करियर इनसे बना सकते हैं सोशल साइट से? जैसे आपने बताया यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। हाँ मैम, नहीं, यूट्यूब से उन्होंने प्लेटफॉर्म ढूंढा है अपनी क्वेरीज का, अपनी नॉलेज को गेन करने का, अपने जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं
कुछ बच्चे ऐसे थे जो ट्यूशन परस्यू नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं मैम इसका मिसयूज भी हो रहा है ना। मैम मिसयूज़ तो हर चीज़ का होता है, ठीक है ना। बच्चों को मेरिट और डिमेरिट्स बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो स्कूल प्लेटफॉर्म से है, चाहे वो आपके कोचिंग माध्यम से है या आपके घर के माध्यम से है। उनको बताना पड़ेगा कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे कि अभी आपने कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी है, आपने गूगल पे उसको डाला, आपने सर्च कर लिया आराम से, लेकिन क्या आपकी एक इम्पल्सिव सा बिहेवियर हो गया। आपको लगता है कि जैसे गूगल ने फटाफट मुझे जवाब दे दिया, कहीं ना कहीं मैं जैसे पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे तुरंत से याद हो जाए। नहीं, हमारी एक अलग कैपेसिटी है। हमारा ह्यूमन जो ब्रेन है उसकी एक कैपेसिटी है कि आप जब तक कई बार रिवाइज नहीं करोगे तो उसको मेमोराइज करने में, उसको रिकॉल करने में आपको दिक्कतें आएंगी। हम गूगल नहीं हो सकते, हमारी स्पीड का एक लिमिटेशंस है। तो बच्चों को ये कहीं ना कहीं उनकी धारणा बनी है कि हमें आराम से जल्दी से याद क्यों नहीं हुआ, हम घंटों तक बैठ के क्यों नहीं पढ़ पाते, है ना। तो मोबाइल देखना और पढ़ना दोनों में डिफरेंस है, ये बच्चों को समझना होगा। मैम अब आप सभी परीक्षार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे जिससे वो अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें? ओके, मैं इसमें सब बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ कि जितना भी आपने पढ़ा है सिर्फ उसी पे फोकस करें। नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक पढ़ने की बजाय आप पढ़े हुए की पुनरावृत्ति करें। हल्का भोजन लें, ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ भोजन ना लें, बहुत ही स्पाइसी और फास्ट फूड ना लें। उससे आप जब उसकी डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होता है तो बच्चे लथार्जिक फील करते हैं, उसका टाइम सोने में निकल जाएगा, आलस्य आएगा उनको। दूसरा, प्रोकास्टिनेशन से बचें, कल कभी नहीं आता। हमेशा आप जो भी काम है आज ही आप उसको निपटाएं। अपना एक बढ़िया टाइम टेबल डिसाइड करें। 40-45 मिनट के बाद आप ब्रेक लें, बहुत लंबा सेशन पढ़ने का नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का, 10 मिनट का एक ब्रेक लें, उसमें टीवी मोबाइल से दूर रहें। रिकॉलिंग करने के लिए आप चंकिंग का सहारा ले सकते हैं। चीज़ों को, बड़े टॉपिक को आप हेडिंग्स में और टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ें। मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, उनको अच्छे से रिवाइज करें। वो आपका कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करेंगे। एकदम से डिफ़िकल्ट टॉपिक और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे जंप करने की बजाय पहले इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो और आपको पढ़ने में मजा आए। उसके बाद अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक दें, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दें। कोई आपकी प्रशंसा करे ना करे, आप स्वयं की प्रशंसा करें। जितना भी आप अचीव कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को थैंक यू बोलें, और ये सोचें कि मैंने पूर्व में भी परीक्षाएं दी हैं और मैं एक अच्छा परफॉर्मर रहा हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही क्वालिफाई करूँगा हर एग्ज़ाम को। थैंक यू मैम। तो जैसे कि आपने देखा, हमने रीना मैम से बात की, उन्होंने एग्ज़ाम फोबिया के बारे में हमें गहनता से बताया और उससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताया। अपना बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको बहुत सारे सजेशन दिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।